Dear students, myself शिराज सिंह नेगी फ्रॉम शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे त्वचीय ग्रंथियों के बारे में। त्वचीय ग्रंथियों में अगर हम बात करें तो सीबेसियस ग्रंथियों और श्वेत ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे तीसरी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं सिरुमिनस ग्रंथि। बात करें सिरुमिनस ग्रंथि की। सिरुमिनस ग्रंथि जो है वो बाह्य कर्णनाल की त्वचा में स्थित होती है। जो हमारा बाह्य कर्ण है, ठीक है, बाह्य कर्णनाल, उसकी त्वचा के अंदर स्थित ये ग्रंथि है। बात करें सिरुमिनस ग्रंथि की तो ये कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि किस प्रकार की कि कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि होती है। ये जो ग्रंथि होती है सिरुमिनस ग्रंथि, ये श्वेत ग्रंथियों से ही रूपांतरित होती है, मतलब श्वेत ग्रंथियों का ही रूपांतरण है ये सिरुमिनस ग्रंथि। बात करें सिरुमिनस ग्रंथियों की तो सिरुमिनस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसको सिरुमिन कहते हैं, सेरुमिन। ये सेरुमिन नामक कर्णमोम, ये कर्ण ईयर वैक्स भी जिसको कहते हैं, इसका स्त्रावण करती है और ये सिरुमिन जो है ये कर्णपटक की रक्षा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस ग्रंथि से जो है सिरुमिन नाम का स्राव निकलता है जो कि हमारे कर्ण की रक्षा करता है। अब हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। अगली ग्रंथि है स्तन ग्रंथियां जिनको मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगर हम बात करें इन ग्रंथियों की स्थिति की तो ये वक्ष भाग में स्थित होती हैं और स्तन ग्रंथियां जो होती है वो चर्म में गहराई तक पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां जो हैं वो संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं और ये सभी ग्रंथियां जो हैं, ठीक है, एक सह नलिका का निर्माण करती हैं। बात करें स्तन ग्रंथियों की तो स्तन ग्रंथियां जो हैं वो सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है। किस ग्रंथियों का? सीबेसियम ग्रंथियों का ये रूपांतरण होती हैं। अगर हम देखें मोड ऑफ जो है एक्सक्रेशन तो ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, मतलब इसका जो सिक्रेशन स्त्रावण है वो एपोक्राइन प्रकार का होता है। और अगर हम देखें ये मादा के अंदर बहुत सक्रिय होती है। मादा के अंदर ये अगर हम देखें दुग्ध स्त्रावण करने का कार्य करती हैं। बात करें स्तन ग्रंथियों की तो स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। बात करें अगर हम देखें स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये भी एक बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्तन दुग्ध निष्कासन के लिए किस हार्मोन का होना जरूरी है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। किस हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का होना जरूरी है। तो ये था स्तन ग्रंथि के बारे में, जिसको इसी कारण इसको मैमरी ग्लैंड भी कहा जाता है। बात करें अब मूलाधार ग्रंथि के बारे में जिसको वक्षण ग्रंथियां भी कहते हैं। ये भी सीबेसियम ग्रंथियों का ही रूपांतरण है और ये इस ग्रंथि की जो स्थिति होती है वह गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा गंधयुक्त पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जिसको हम फेरोमोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें स्त्रावण के आधार पर ये एपोक्राइन प्रकार की होती है, लेकिन मनुष्यों में इस प्रकार की ग्रंथि का क्या होता है? अभाव होता है। मनुष्यों में ग्रंथि नहीं पाई जाती, केवल जानवरों के अंदर, पशुओं में ही इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। बात करें अगली ग्रंथि मीबोमियम ग्रंथि की। मीबोमियम ग्रंथियों की बात करें तो मीबोमियम ग्रंथियां जो हैं वो भी सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये ग्रंथि भी सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है और इस ग्रंथियों ये जो ग्रंथियां हैं ये पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा एक तेलीय द्रव निकलता है। ये तेलीय द्रव जो है हमारे नेत्र की कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है, नम बनाए रखता है और इसी द्रव्य के कारण अगर हम बात करें ये हमारे कॉर्निया की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये जो द्रव्य है ये हमारे नेत्र की बाह्य पर जो कॉर्निया है उसकी सुरक्षा भी करता है। तो अगली ग्रंथि हम पढ़ते हैं जैस ग्रंथि। बात करें जैस ग्रंथि की, ये भी सीबेसियम ग्रंथि का रूपांतरण है और इस जैस ग्रंथि की स्थिति देखें तो ये पलकों की बरौनी की पट्टिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा भी एक तेलीय पदार्थ का स्त्रावण होता है जो कि बरौनियों को नम बनाए रखता है और उनकी सुरक्षा करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा त्वचीय ग्रंथियों के बारे में। इन त्वचीय ग्रंथियों को पढ़ने के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा त्वक संवेदांग। थैंक यू। अगर हम बात करें त्वचा की काट की आंतरिक संरचना की तो त्वचा की आंतरिक संरचना में हमने त्वचा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। एपिडर्मिस, अधिचर्म जिसे हम कहते हैं, डर्मिस जिसको हम चर्म कहते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हम अधोचर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करें अधिचर्म की तो अधिचर्म जो है सब त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है और अगर हम बात करें ये जो परत बनी हुई होती है ये बनी हुई होती है एक्टोडर्म से, भ्रूण के एक्टोडर्म से मिलती है, बनी होती है। लेकिन इस परत की विशेषता है कि इस परत के अंदर अगर हम बात करें रुधिर
रुधिरवाहिनियाँ नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं, देखो ये रेड कलर की जो रुधिरवाहिनियाँ हैं, वेन्स और आर्टरी, ये नीले और लाल कलर में ये रुधिरवाहिनियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये केवल डर्मिस वाले पार्ट के अंदर और अधोचर्म वाले हिस्से के अंदर ही, लेकिन ऊपर वाले अगर हम देखें एपिडर्मिस का जो जितना पोर्शन है उसके अंदर ये आपको नहीं दिखाई देंगी। बात करें इसी भाग में, तो इस भाग की जो एपिडर्मिस की जो मोटाई होती है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। ज़्यादातर अगर हम देखें हथेली और तलवों पर ये सबसे अधिक मोटी होती है और त्वचा में अलग अलग जगह पर अलग अलग मोटाई की ये बनी हुई होती है। बात करें इसके बाद डर्मिस वाले भाग की, तो डर्मिस वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो काफ़ी अधिक स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर विभिन्न प्रकार के स्तरों के द्वारा ये निर्मित होता है। इन विभिन्न प्रकार के स्तरों में अगर हम बात करें तो अंकुरण स्तर, शूल स्तर, ग्रेनुलोसम स्तर, स्वच्छ स्तर और कॉर्नियम या किरण स्तर, इन सभी स्तरों के द्वारा अगर हम बात करें डर्मिस वाला भाग निर्मित होता है। साथ ही डर्मिस वाले भाग के अंदर अगर हम बात करें तो ये वेन्स और आर्टरी, मतलब अगर हम देखें रुधिरवाहिकाएं, ये वेन्स जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसके अंदर अगर हम देखें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है। और आर्टरी जो आपको ये नीले रंग की आर्टरी जो आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसके अंदर शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और वेन्स जो आपको ये नीले रंग की दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है पूरी त्वचा के अंदर। बात करें इसी भाग के अंदर, डर्मिस वाले भाग के अंदर ही अगर हम देखें त्वचीय ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें त्वचीय ग्रंथियों के अंदर, जैसे अभी हमने बात की स्वीट ग्लैंड, सबसे पहले स्वीट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्वीट ग्लैंड है, ये देखो यहाँ पर भी ये स्वीट ग्लैंड है। ये अगर हम बात करें जिसको पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि भी कहते हैं, इस ग्रंथि का जो निचला भाग है वो कुंडलित होता है और ऊपर वाला जो भाग है वो अधिचर्म में नलिका के रूप में आकर के खुलता है। बात करें इसके अलावा सीबेसियस ग्रंथि, देखो ये सीबेसियस ग्रंथि है जहाँ पर बाल होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसी के पास में पाई जाती है और यहीं आकर ये ग्रंथि खुलती है, ठीक है। इससे अगर हम देखें सीबम नामक पदार्थ का स्रवण होता है, ठीक है। बात करें अगर हम बात करें अधोचर्म ग्रंथि की, तो अधोचर्म भाग की, तो अधोचर्म वाले भाग में अगर हम देखें फैट टिश्यूज, मतलब एडिपोज टिश्यूज जिसको हम कहते हैं, कोलेजन्स, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स वगैरह, ठीक है, और अन्य जो है अगर हम बात करें उत्तक वगैरह इस अधोचर्म वाले भाग में पाए जाते हैं। बात करें इसी भाग के अंदर, अगर हम बात करें इसी भाग से नर्व्स भी निकलती हैं और जो नर्व्स अगर हम बात करें जो है डर्मिस तक फैली रहती हैं और इसके अलावा त्वक संवेदांग भी पाए जाते हैं। ये त्वक संवेदांग भी अगर हम देखें चर्म वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके अगर हम देखें नर्व्स के थ्रू उनके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये थी अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन की एनाटॉमी।